हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पेपर की प्रैक्टिस सेट की, और ये ज्ञान मुद्रा पब्लिक बुक के जो हम प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो आज के इस वीडियो में होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है ये हो चुका है। ठीक है, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर जाकर आप इसको इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, इस बुक में अगर हम देखेंगे तो ज्ञान मुद्रा के इस बुक में 25 प्रैक्टिस सेट है टोटल, तो उसमें से आज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है, ये बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा रिलायंस कंपनी। ठीक है, रिलायंस कंपनी। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, रिलायंस कंपनी जो है पहली कंपनी बनी है भारत की जिसने जो है अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त की है। तो ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो महायान बौद्ध धर्म में जो है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पद्मपाणि से नाम से जानते हैं। अब बौद्ध धर्म की बात आए तो इसके बारे में बात जान लेते हैं, क्योंकि पेट के लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसमें जो है भगवान बुद्ध की बात करेंगे, जिन्हें जो है ये बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। जिन्होंने भगवान बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनका जन्म जो है कमल व सांड का प्रतीक था। ठीक है, कमल व सांड का प्रतीक था, तो ये भी याद रखिएगा बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसके बाद इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी थी, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, विवाह इनका यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, गृह त्याग किया था, यानी कि घर को त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, और इसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, इनके गृह त्याग को, और जो कि इसका गृह त्याग क्या बना था, घोड़ा प्रतीक बना था। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, और ये हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, और पीपल प्रतीक बना था इसका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। कब दिया था, सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म का ये बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया था, प्रथम उपदेश को। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और तब ये 80 वर्ष के हो गए थे। ठीक है, तब इनकी मृत्यु हुई थी, और 80 वर्ष की अवस्था में इसकी कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, और प्रतीक इसका मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। क्या था, स्तूप। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निर्वाण की बात करेंगे तो पद चिन्ह क्या था, प्रतीक था। पद चिन्ह इसमें निर्वाण में प्रतीकित हुआ था। इसके बाद त्रिरत्न इसमें आया। त्रिरत्न की बात करेंगे तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न कहलाए। इसमें बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य था। ठीक है, और भगवान बुद्ध के 2 अन्य नाम और थे, तथागत और शाक्यमुनि भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, तथागत भी कहा जाता था। बुद्ध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सुत्त पिटक में इनका वर्णन है बुद्ध के बारे में। ठीक है, इसके बाद कुछ बौद्ध संगीतियाँ आयोजित कराई गई, तो उसमें अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु के समय ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप थे उसके अध्यक्ष। ठीक है, जो राजगृह में हुआ था। उस समय किसका शासनकाल था, तो अजात शत्रु का शासनकाल था। किसका शासनकाल था, अजात शत्रु का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद इसमें दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 100 साल बाद हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगीत जो है वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष जो बने थे उनका क्या नाम था, सबकामिर। अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था सबकामिर,
और उसका शासनकाल किसका था, तो काला शोक का शासनकाल था। ठीक है, काला शोक का शासनकाल था। सबका मीर अध्यक्ष बने थे। और दूसरी बौद्ध संगीत थी। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी 251 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पर हुआ था, स्थान का नाम तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थान का नाम था। उस समय इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो मोगल पुत्र तिस। ठीक है, मोगल पुत्र तिस जो है उस समय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, शासनकाल था अशोक का शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, ईसा की प्रथम शताब्दी में चौथी हुई थी। और ये जगह का नाम था कुंडल वन। ठीक है, कुंडल वन में ये हुआ था चौथी बौद्ध संगीत। उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र उस समय अध्यक्ष थे। और अश्वघोष क्या बनाए गए थे, उपाध्यक्ष। अश्वघोष क्या बनाए गए थे, उपाध्यक्ष। ठीक है, और शासनकाल किसका था, कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा। इसी चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी, इसी में क्या हुआ था, दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म बंट गया था। पहला था हीनयान। ठीक है, हीनयान। और दूसरा क्या था, इसमें दो संप्रदाय में थी बटा था। हीनयान पहला था और दूसरा था महायान। ठीक है, ये दो संप्रदाय में चौथी बौद्ध संगीत में जो है बंट गया था बौद्ध धर्म। इसके बाद हीनयान की बात करेंगे तो ये श्रीलंका, बर्मा और जावा में फैले हुए हैं। ठीक है, महायान का उदय जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। महायान की स्थापना जो है नागार्जुन ने किया था। किसने किया था, नागार्जुन ने किया था महायान की स्थापना। इसके बाद इसमें जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद, दो संप्रदाय इसके अंतर्गत भी आए। तो ये क्या है, शून्यवाद और दूसरा आया विज्ञानवाद। ठीक है, दो इसमें शाखा बने। अब इसके बाद इसमें शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, जो थे नागार्जुन थे। ठीक है, और एक आया विज्ञानवाद। विज्ञानवाद के प्रवर्तक की बात की स्थापना किसने किया था, तो मैत्रेय नाथ। किसने किया था, मैत्रेय नाथ ने जो है विज्ञानवाद की स्थापना की थी। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हुई जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें से कौन सा शामिल है। ठीक है, अशोक के कौन से शिलालेख है जिसमें संगम राज्य के बारे में बातें पता चलती हैं, तो वो है दूसरा और 13वां जो शिलालेख है। इसके क्या बात करती है, संगम राज्य के बारे में बातें बताती हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के संबंध जो है हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि किस अभिलेख से जो है हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के जो मध्य युद्ध हुआ था वो किस अभिलेख से जानकारी मिलती, तो वो है एहोल का अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसके, एहोल के अभिलेख से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है। हरिकेल नाटक के रचयिता की बात करें तो चौहान शासक जो विग्रहराज फोर्थ थे, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, तो ये हरिकेल नाटक के रचयिता। ठीक है, तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित है इनमें से, तो अगर हम आंसर की बात करें तो धार्मिक उद्देश्य से जो प्रभावित था वो था वहाबी आंदोलन। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाबी आंदोलन क्या था, धार्मिक उद्देश्य से प्रभावित है। इस्लाम धार्मिक जो है से संबंधित पुनरुत्थानवादी आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, इसमें पुनरुत्थान के बारे में बात किया गया था। और पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे तो ये जो है उत्तर बंगाल में फैला हुआ था। और ये 1813 से लेकर 1831 तक था। 1813 से लेकर 1831 तक। परहेजी आंदोलन की बात करेंगे तो 1820 से लेकर 1868 तक चला था ये आंदोलन। ठीक है, 1820 से 1868 तक। इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। ठीक है, क्या था, इस्लाम धर्म में सुधार करना। वहाबी आंदोलन जो है 1820 में बिहार में चलाया गया। ठीक है, और रमौसी विद्रोह जो था ये कब, 1822 में चलाया गया था। यह अकाल और भूख की समस्या के चलते ये प्रारंभ हुआ था 1822 में। तो इस तरीके से ये कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो सन्यासी विद्रोह किसने दबाया था, तो ये इसके आंसर की बात करेंगे तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने इसको दबाया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1763 में हुआ था और यह 1800 तक चला था। ठीक है, तो बहुत लंबा विद्रोह चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, तो किस आंदोलन में जो है दौरान वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना, ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट है, स्वदेशी आंदोलन जब चलाया गया था तो उसमें जो शीर्षक बना था वो क्या था, वंदे मातरम बना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था,
तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर इसमें दिया गया है, जो सी पार्ट में दिया गया है बुक में, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें होना चाहिए ये भी आंसर, कामागाटू जो घटना हुआ था ये भी गदर क्रांति छिड़ने का एक महत्वपूर्ण क्या था, कारण था। तो कामागाटू जो ये हुआ था घटना, ये 1914 में हुआ था, ठीक है। और ये जो है इसके बाद गदर क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो 1915 में स्टार्ट हुई थी। तो आंसर अब दोनों सही हो सकते हैं इसमें जो दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? वो कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेशों में जो है गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? इसके आंसर की बात करेंगे तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी जो है विवर्तकी है? कौन से नदी की घाटी की विवर्तकी है? तो ताप्ती नदी की घाटी क्या है, विवर्तकी है। बाकी आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो भारत में जो पहली स्थापित किया गया था परिष्करणशाला वो थी डिगबोई, जो कि कहाँ पर है, ये असम में है। और ये भारत की ही नहीं पूरे एशिया की प्रथम परिष्करणशाला थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किस नाम से जानते हैं, ये मतलब किसको ये उपनाम दिया गया है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है ये श्रीलंका को कहा जाता था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? इनमें से तो पर्वतीय वर्षा की बात कर रहा है तो ये अरावली के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती, ठीक है। और बाकी पश्चिमी तट, गारो खासी जयंतिया और शिवालिक श्रेणियाँ इनके सबसे क्या होता है, पर्वतीय वर्षा होती है। लेकिन अरावली से पर्वतीय वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम इसमें नक्शा की बात करेंगे भारत के मानचित्र की, तभी इसका जो है सही रूप से पता चल पाएगा। अब ये देखिए, अगर हम बात करेंगे तो गुजरात का कच्छ हुआ, या मुंबई हुआ, और ये पूरा जो है गुजरात के बाद ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, ये एरिया। अब राजस्थान में क्या है, अरावली इस साइड में इस तरीके से है, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से जो है अरावली खड़ा हुआ है। तो अरावली में क्या होता है, जब यहाँ से कोई जो है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब हवाएं चलती हैं और उठती हैं, इसके बाद इधर से जो मौसम का प्रवाह होता है, तो वैसे इसके किनारे किनारे से क्या होता है, हवा निकल जाती है, मौसम निकल जाता है वायुजल, ठीक है, मानसून। तो ये क्या होता है कि इसी के पैलर में होता है, पैलर में निकल जाता है, टकराती नहीं है अरावली से, तो यहाँ से वर्षा नहीं होती। जबकि यहाँ पे शिवालिक श्रेणी इस तरीके से है, ठीक है, हिमालय के पर्वत क्या है इस तरीके से, और क्या है कि गारो खासी जयंतिया भी इस तरीके से यहाँ पे है। तो जब यहाँ से ये हवाएं चलती हैं, ये मानसून लेकर चलती हैं, तो क्या करती हैं, सीधे इससे टकराती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है इसके थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, गारो खासी जयंतियाँ और शिवालिक श्रेणी और पश्चिमी तट जो होता है, पश्चिमी तट इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ से जब हवाएं ऐसा आती हैं तो ऐसे टकराती हैं, तो यहाँ पे भी भारी वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन शिवालिक श्रेणियाँ इसके समानांतर पड़ जाती है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अरावली श्रेणी से, ठीक है। अरावली श्रेणियाँ क्या है, समानांतर में खड़ी हैं, तो वर्षा नहीं होती राजस्थान के क्षेत्रों में, इसीलिए यहाँ पे थार मरुस्थल है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तो धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं, और इस स्थान का देशांतर क्या होता है? तो इस स्थान के देशांतर कितना होता है, 90 डिग्री वेस्ट, ठीक है। कितना होता है, 90 डिग्री वेस्ट। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक का प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? माने किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये किया गया? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब अगर हम बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, तो 1992 से लेकर 1997 तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये कब से कब तक लागू रहा, तो 1985 से लेकर 1990 तक ये लागू रहा था। इसमें अगर हम देखेंगे तो उद्योगों की उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य किए गए थे। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करेंगे तो 1980 से लेकर 1985 तक था, और इसके तहत जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया। और इसी योजना पंचवर्षीय योजना में जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 1982 में, तब छठी पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो ये हो गई 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये जो है 1974 से लेकर 1979 तक रहा था, 1974 से लेकर 1979 तक रहा था। और ये जो है इसमें रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय की बातें इसमें की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। पूरी पंचवर्षीय योजना देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरी पंचवर्षीय योजना मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय क्या है? इनमें से बैंक दर का आशय पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी पार्ट। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है उसे बैंक दर कहते हैं, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। यानी कि बैंक यानी कि आरबीआई से जो अन्य बैंक जितने हैं वो ब्याज जो लेते हैं, वो ब्याज जो होता है उसे बैंक दर कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत जो है ये 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो प्रकाशित करता है उस संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को अगर हम देखेंगे तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों की बात कर रहा है तो ये जो है सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ये कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी मूल अधिकार जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई, प्रदान किया गया। और इसी के तहत जो है भारत में भी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित होकर भारत के संविधान में भी इसको रखा गया। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे व तीसरे दर्जे पर है, इसमें से बताना है। यानी लोकसभा में अगर देखेंगे तो सीटों की संख्या दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन से, ये बताना है एक्चुअली। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल क्या है, दूसरे और तीसरे पर। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी की बात करेंगे तो जिला मजिस्ट्रेट होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो प्रोग्रामों का वो समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या और कहा जाता है, ये बताना है। तो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। एंटेमोलॉजी में क्या होता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसको इंग्लिश में एंटेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन की बात कर रहा है तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट पालन का जो है किया जाता है, ठीक है। एपीकल्चर में क्या होता है? इसमें मधुमक्खियों पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा कण की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। सबसे छोटा कण इनमें से क्या कौन सा है? प्रोटॉन है, ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है मैथ का, 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसमें से x का मान क्या होगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 और 1 13/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा? 13/4। तो ये 1/13/4 लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/13 लिख सकते हैं, और प्लस 1 आगे लगा तो लगा देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4 + 13, 13 कम 13 और 4 17/13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरे पे 17/13 अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब 17/13 लिखेंगे तो ये 1/17/13 लिखा हो तो क्या हो जाएगा? x प्लस इसको हम 13/17 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर दिया गया है 2 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x उधर लेकर जाएंगे तो 2 - 13/17 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 दूना 34 और 17 दूना 34 -13 कर देंगे तो 34 - 13/17 हो जाएगा x बराबर। और यहाँ से हम 34 - 13 करेंगे तो 4 में से 3 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 21/17। 21/17 होगा, ये x का मान होगा। और यही हमें बताना था जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा 21/17। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना % अधिक है, ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें जो है वेतन कंपैरिजन किया गया है। अब इसमें दिया गया है कि मनोज का वेतन जो है सुभाष के वेतन से क्या है, 40% कम है। ठीक है, तो अगर 40% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 40/100। तो सुभाष का वेतन की बात करेंगे तो 60 और 40 में कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 100 में से 40 जाएंगे तो 60। ठीक है, तो 60 कम हो जाएगा। ठीक है, 60 क्या हो जाएगा, 60 का कमी है, कितना कम है तो इसमें उतारा है तो 60% का, तो 60 कम हो जाएगा। 60 कम है कितने पर? ठीक है, तो इसमें देखिए, अब अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें 40% कम है, यानी 40/10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4/10 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 10 और इस 4 में से 10 में से 4 6 जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपेरिजन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कम है। ठीक है, 4 कम है 6 पर और ये इंटू 100 कर देंगे तो ये अधिक आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 200/3 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 66 से ही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें निकालना है तो मनोज से के वेतन से कितना % अधिक हो जाएगा, तो 66 से ही 2/3% अधिक हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है? इनमें से पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका चारों का जो वर्गमूल न निकले वही पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 1024 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 32 का वर्गमूल होता है, तो ये पूर्ण वर्ग है। 1089 जो है ये 33 का वर्गमूल होता है, तो ये भी है। ठीक है, 676 जो है ये 26 का वर्गमूल होता है, तो ये भी है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, 749 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी सारे पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है, इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को हम देखते हैं। तो इसमें 251 की पावर 96 है, तो इसमें क्या हो जाएगा इकाई का अंक, तो इसमें हम बात करेंगे तो देखिए 1 की पावर चाहे जितना हो जाए, 1 की पावर 1 या 1 की पावर 2, तो 1 ही होता है इकाई का अंक। ठीक है, तो 1 की पावर 96, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब 251 को मत लेके चलेगा, यहाँ पे 1 देखिएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, और लास्ट में जो इकाई का अंक होगा वो 1 ही आएगा। तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस 21 की पावर 29 है, तो यहाँ पर भी 1 को अगर हम लेते हैं इकाई के अंक को तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। माइनस देखिए 6, अब 106 की पावर 100 है। ठीक है, तो 106 की पावर 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 6 की गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का 36 और फिर 6 से गुणा करेंगे तो 6 की 7 216। फिर इसके बाद फिर हम 6 लास्ट में आया, फिर 6 से गुणा करें तो 6 ही आएगा लास्ट में। मतलब 6 का गुणा हम कितनी बार भी करें लास्ट में इकाई में 6 ही आएगा, तो यहाँ पर भी हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई का अंक की बात हो रही है। प्लस 5 की बात करें तो 5 में भी ये लागू था, 50 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी कि 5 5 5 लास्ट में ही आता है। ठीक है, 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि लास्ट में 5 आएगा। इसको हम और 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, या 5 हम 25, तो 5 ही लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं माइनस 6 करके, और प्लस यहाँ पे 259, तो 259 लिखिए, या फिर लास्ट का इकाई अंक लिख दीजिए, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। अब देखिए 2 माइनस 6 6 12 माइनस 12 हो जाएंगे, और प्लस को जोड़ लेते हैं तो 9 5 14 और 1 15 और 1 16 और 6 6 12, यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा। दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4, और इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमें निकालना था, जो कि बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 छात्रों का औसत भार जो दिया गया वो 32 किलोग्राम है। पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है, और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 किलोग्राम है। तो 50वें छात्र का औसत भार हमें 50वें छात्र का भार निकालना क्या होगा। ठीक है, इनमें से तो पहले देखिए जो 100 छात्रों का टोटल जो भार दिया गया वो कितना है, औसत भार 32 किलोग्राम। तो 100 छात्रों का कुल अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 32 करेंगे तो ये टोटल किलोग्राम निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 3200 किलोग्राम हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसके बाद 49 छात्रों का औसत दिया गया, तो 49 गुणे 30 करेंगे तो इनका टोटल निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1470 किलोग्राम। इसके बाद दिया गया है कि अंतिम 50 छात्रों का, तो इसी कितना है, 34 किलोग्राम है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंतिम 50 छात्रों का टोटल किलोग्राम आ जाएगा 1700 किलोग्राम। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 7 4 11 1 1 2 1 3 3170 क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा किलोग्राम में, टोटल 100 छात्रों का। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें उस जो 50वां छात्र है उसका भी इसी में इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 3200 में से 3170 घटा देंगे, तो उसका माइनस करेंगे तो जो 50वां छात्र है उसका किलोग्राम में हमें भार पता चल जाएगा।
तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 किलोग्राम ये क्या हो जाएगा, ये 50वें छात्र का भार हो जाएगा। यही हमें निकालना था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहगीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। राहगीर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बटोही। ठीक है, बटोही जो होता है वो राहगीर का पर्यायवाची शब्द होता है। राम नाम जपना पराया माल अपना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। राम नाम जपने का जो है इसका अर्थ बात पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, धोखे से धन जमा करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना। अशुद्ध इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो बहिरंग, भिक्षु और राजगढ़ी तीनों शुद्ध रूप से है। बाकी जो सौजन्यता लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सौजन्यता क्या लिखा है, गलत लिखा है, तो यही आपका हो जाएगा ए पार्ट, अशुद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनहीन, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि दिन का सही अर्थ और दीन का सही अर्थ बताना, इनमें से क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात है, दिन का मतलब दिवस होता है और दीन का मतलब गरीब होता है, तो राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, दिवस और गरीब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुबाला जो है, मधुशाला किसकी कृति है। मधुशाला किसकी यानी किसकी रचना है, किसने लिखा हुआ है, तो ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 41 से लेकर 43 तक क्या है कि पैसेज को पढ़ना और पैसेज के अनुसार इसका आंसर देना है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट वाज सॉफ्ट बिकॉज, क्योंकि जो फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट वाज सॉफ्ट, यानी कि उसका जो फॉरेस्ट का फ्लोर था वो सॉफ्ट था, मुलायम था, क्योंकि। तो ये पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, द फॉरेस्ट डिड नॉट हार्डन इट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रीज, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी फाउंड ग्रेट जॉय ऑन अकाउंट ऑफ, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, वॉकिंग ऑन फ्रोस्ट विथ नेल्ड बूट्स ऑन। ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर यही निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, समटाइम्स वी वॉक्ड थ्रू द पिंट फॉरेस्ट एज, इसे बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, द पाथ वाज अनअफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। एक है क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। ठीक है, अल्मा मैटर का हमें बताना, ये जो है इडियम या फ्रेज, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए मुहावरा है अल्मा मैटर का, तो हमें अर्थ बताना है कि क्या मतलब होगा इसका। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। ठीक है, अल्मा मैटर किसको कहते हैं, एक संस्थागत यानी कि मातृ संस्था, यानी पे जहाँ हम लोगों ने पढ़ाई की हुई उसको क्या कह सकते हैं, अल्मा मैटर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड ब्लू आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइंड पार्ट एट ए बी सी एंड डी व्हिच में इम्प्रूव टू द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें बताना कि इसमें से क्या है कि ये जो अंडरलाइन किया हो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें सही क्या होगा। आई डिड नॉट सी योर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसमें बताना कि ये डिड नॉट सी जो है ये गलत लिखा हो, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा जाएगा हैव नॉट सीन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, हैव नॉट सीन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से जो है एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द का इसमें से चयन करना है। भीड़, मुखौटा, छिपाना, छद्मावरण। ठीक है, छद्मावरण, इसमें से कौन सा एक असमान है ये बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें भीड़ क्या है, इन तीनों में से अलग है। ठीक है, मुखौटा, छिपाना और छद्मावरण ये तो तीनों है एक ही सेम टाइम, मतलब क्या कहते हैं, सेम अर्थ निकलता है, लेकिन भीड़ जो है एक अलग अर्थ देता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा सी, ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, निष्कर्ष दिया गया है और कथन दिया गया है, कथन के हिसाब से निष्कर्ष को बताना है कि सही है कि गलत है। तो इसमें लिखा है कि सभी चाकू औजार हैं, तो सभी चाकू औजार हैं, तो चाकू मान लीजिए छोटा वाला हो जाएगा, औजार मान लीजिए ये बड़ा वाला होगा। ठीक है, अब कह रहा है कुछ कटर चाकू हैं, तो कुछ कटर कर दीजिए, जैसे ये लीजिए कुछ कटर, ये कटर हो गया और ये चाकू में भी कुछ हो गया। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष बताना है। पहला है कुछ कटर औजार हैं, तो देखिए औजार ये पूरा है। ठीक है, यहाँ पे कटर औजार हैं तो कटर भी आ रहा है थोड़ा सा, ये पोर्शन कटर का, तो ये सही हो जाएगा। सभी चाकू कटर है, सभी चाकू जो है कटर है, तो ये गलत है, क्योंकि चाकू जो है वो सभी कटर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ चाकू औजार नहीं, कुछ चाकू औजार नहीं है, तो औजार जो है सभी चाकू औजार हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका निष्कर्ष केवल पहला निकलता है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। निष्कर्ष क्या पहला निकलता है तो ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। और इसमें दिया गया पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। तो लिखते हैं, पहले देख लेते हैं। देखिए पी क्यू का पुत्र है, तो देखिए पी मान लीजिए ये है और क्यू का पुत्र है, क्यू मान लीजिए ये है, ठीक है। पी और ये क्यू का पुत्र क्या है, पी है। तो पी जो पुत्र है तो इसको हम वर्ग में डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा पुत्र, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे इसमें, एक मिनट, ठीक है। देखिए आगे दिया गया है एस एम की पुत्री है, एम की पुत्री है, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं एम की पुत्री कौन है, एस है। एस क्या हो गई, पुत्री हो गई एम की। तो एस हो गई पुत्री, तो इसको हम गोला से भर लेते हैं, पुत्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया है, एम का आर से विवाह हुआ है, एम का आर से विवाह हुआ है। तो आर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम का आर से विवाह हुआ है। अब ये क्लियर नहीं है कि कौन है पुरुष कौन है महिला। और आर का भाई, ये बताया गया था कि पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। तो पी जो है किसका भाई है, आर का भाई है। तो ये भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई हो गए। इसके बाद इसमें बताया जा रहा है क्या, टी एस की आंटी है और वी की माँ है। टी एस की आंटी है और वी की माँ है। तो टी यहाँ पर लिख देते हैं, एस की आंटी है, ठीक है। तो एस कहाँ पर है, एस जो है एम की पुत्री है। तो एस की आंटी हो गई टी और वी की माँ है। तो इस तरीके से लगाते हैं, यानी कि ये महिला हो गई, ये माँ हो गई, किसकी माँ हो गई, वी की। तो वी की माँ हो गई, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो गया, आर का भतीजा डब्लू। तो आर का भतीजा डब्लू और पी का पुत्र है। तो पी का जो पुत्र है आर डब्लू, वो क्या है, आर का भतीजा है, ठीक है, आर का भतीजा है। ये हो गया पुत्र। अब इसमें कह रहा है कि जो और डब्लू की बहन है वी, यानी कि डब्लू की ये बहन है वी, ठीक है। तो ये बहन है, तो इसका मतलब कि ये पी और टी क्या हो गए, दूसरे के पति पत्नी हो गए। ये माँ है, तो ये पिता हो गए, ठीक है। पी और टी क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। और इधर शादी हुई है आर और एम से, और पी और आर क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो एम और आर की शादी जो हो गए, तो इस तरीके से इसमें क्या हो, डब्लू जो है वी की बहन। अब आगे क्या पढ़ रहा है, पूछ रहा है वी का एम से क्या संबंध है, यानी कि वी का जो है एम से क्या संबंध है। ये एम है और ये वी है, तो वी क्या हो गई, भतीजी हो गई, ठीक है। क्योंकि एम जो है ये क्या है, इसके भाई का, यानी कि पी के जो आर भाई है उसके पत्नी है, ठीक है, एम। और वी क्या है, उसके भाई की बेटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी जो है एम का भतीजी है, ठीक है। एम की क्या है, भतीजी है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, भतीजी, सॉरी ए पार्ट हो जाएगा, भतीजी, नॉट भतीजा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, भतीजी। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक को यदि 8 1 6 3 4 3 से रूम में और प्रैंक को इतने शब्दों में कूटबद्ध करते हैं, तो रोज का जो है कूटबद्ध क्या होगा। तो देखिए अगर प्रैंक में आर हम अगर देखते हैं तो आर कहाँ पर आता है, आर की बात करें तो आर जो डिनोट होता है वो 2 से डिनोट होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद स्मोक में ओ को देखेंगे तो वो जो डिनोट होता है वो किससे डिनोट हो रहा है, वो 6 से डिनोट हो रहा है, तो हम 6 लिख देंगे। फिर एस की बात कर रहा है तो एस जो है स्मोक में एस जो है 8 डिनोट कर रहा है, तो 8 लिख देंगे। ई की बात करेंगे तो ई जो है 3 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा रोज का 26 83। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा 26 83, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इसके आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस किसने रद्द किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया गया है, गृह मंत्री थे अमित शाह, उन्हीं के द्वारा, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जो है तीसरा राज्य बन गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा राज्य जो बना है वो है तेलंगाना राज्य। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो वो है रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा क्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है, ठीक है। किस देश की सेना के द्वारा किया गया है,
तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसके अगर हम आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एलन मस्क। कौन है सबसे अमीर व्यक्ति? एलन मस्क बन गए हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसमें जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया गया है? तो ये किसे घोषित किया गया है? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल को घोषित किया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केरल राज्य में आपदा घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का जो है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? किस राज्य में किया गया है जो कि केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है शिलांग में किया गया। ठीक है, शिलांग शहर में किया गया। ठीक है, किस शहर में? शिलांग शहर में। असम का शिलांग शहर है, वहाँ पे जो है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना किया गया खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वो तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राज्य सरकार ने घोषणा किया गया है कि वो तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, श्रीलंका और मालदीव जो देश हैं ये 2 द्वीपीय देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें बताना है कि कौन सा, इसमें देखिए राजधानी का दिया गया नाम और उसके बाद देश का नाम दिया गया है, तो इसमें सही कौन सा सुमेलित दिया गया है? तो वो है बी पार्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। फ्रांस की राजधानी की बात करेंगे तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, बर्लिन जो है किसकी राजधानी? तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन किसकी है? जर्मनी की राजधानी। इटली की राजधानी का नाम है रोम। ठीक है, रीगा जो है किसकी राजधानी है? तो रीगा जो है लाटविया देश की राजधानी, लाटविया देश की राजधानी रीगा है। ठीक है, इसके बाद यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? कीव। यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? कीव। और बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। इसमें राइट आंसर क्या था? बी पार्ट था, सर्बिया बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है? क्या निम्न होता है इसमें से? आप देखिए इसमें से बताना क्या होता है अगर दोनों सदन एक साथ बैठती हैं। तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना या पास होना ये कार्य किया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? दोनों सदनों के साथ साथ बैठकर ये कार्य करा जाता है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो टोटल जो है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश, इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर है। ठीक है, इसमें बिहार भी है, बिहार के बाद इसमें कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तेलंगाना। ठीक है, इतने राज्यों में क्या है? द्विसदन विधानमंडल है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? किसमें वृद्धि होती है? पर्यावरण में जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से किसकी वृद्धि होती है? पर्यावरण ग्रीन हाउस प्रभाव में किसकी वृद्धि होती है? किसके कारण होती है ये बताना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होता है पर्यावरण ग्रीन हाउस प्रभाव में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर है विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। 1944 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका जो है हेड कौन है? डेविड मैलपास। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है? गलत युग्म की बात कर रहा है तो इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पेरिस दिया गया ये गलत है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे है, तो आंसर इसका सी पार्ट है। बाकी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है और ICAO का मुख्यालय कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। ठीक है, ICAO मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन,
इसका मुख्यालय कहाँ पे? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी की बात करा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर की बात करा तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। ये उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। आंसर सी, ये पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र धनबाद में है? धनबाद की बात करें, धनबाद झारखंड, तो यहाँ पे जो है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर? दिल्ली में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब 71 से 75 तक जो है 65 के अनुसार क्वेश्चन है, तो देखते हैं। कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? अब इसे 65 के अनुसार बताना है, तो वो होता है मनोविकारों का। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है? तो इस 65 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आंसर ए पार्ट है, रस सिद्धांत की जो है प्रतिष्ठा की है। केवल देखने का आनंद क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस 65 के अनुसार जो है भाव पक्ष को प्रबल बनाना होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? कल्पना जो है इस 65 के अनुसार देखेंगे तो बौद्ध पक्ष आता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। काव्य में जो है पाश्चात्य क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना और व्यक्तित्व की। किसकी पे चर्चा हुई है? कल्पना और व्यक्तित्व की। ठीक है, अब 76 से 80 तक भी जो है क्या है? ये 65 के अनुसार ही है। अब इसके आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य सात्विक सील की ओर आप आकर्षित होता है। इसमें इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा जब सील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पैसेज को पढ़िएगा तो आंसर यही निकलेगा। प्रवृत्त और निर्वृत्त किस पर निर्भर है? प्रवृत्त और निर्वृत्त की बात कर रहा है तो ये अनुभूत पर निर्भर है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे तो सील की विभूतियाँ किन रूपों में दिखाई पड़ती हैं? सील की विभूतियाँ की बात कर रहा है तो 65 के अनुसार अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसका आश्रय और परिणाम जो है प्रत्यक्ष होता है? इनमें से राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट। इसमें गुण की आश्रय और परिणाम क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अनुभूति किसकी पहली क्रिया है? इस पैसेज के अनुसार अगर हम आंसर देखेंगे तो मन की क्या होती है? पहली क्रिया होती है। ठीक है, अब 81 से लेकर 85 तक क्या है कि यह ग्राफ दिया गया, ग्राफ के अनुसार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013 की तुलना में 2011 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या था? ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब 2011 और 13 की तुलना किया गया तो 2011 और 13 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, 11 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। 11 में कितना है? 45 और 13 में कितना है? 50। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो 45:50 कर देंगे और यही आपका निकल आएगा 9:10 हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2012 में जो है भर्ती कर्मचारियों की संख्या 2014 में भर्ती कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? तो इसके अंदर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 12 और 14 में जो है कंपेयर किया गया है। तो 12 की बात करेंगे तो इसमें कर्मचारियों की भर्ती संख्या कितना था? तो 12 ये है तो 25 था। 14 में बात करेंगे तो 40 था। ठीक है, अगर हम जो परसेंटेज निकालेंगे तो 25/40 × 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 62.5 हो जाएगा आंसर। आपका आंसर इसमें जो है क्या हो जाएगा? 62.5 यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2010 से पूर्व कुल कर्मचारी 640 थे तो 2014 के बाद कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? अब देखिए 2010 के पहले कितने थे? 640। 2010 में कितने आए? 35। 2011 में 45। 2012 में 25। 2013 में 50। 2014 में कितने हो गए? 40। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 35, 50, 35, 45, 25 और 50 और 40 जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल 835। इसमें 640 में ये प्लस कर देंगे तो 835 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 835, जो कि इसमें कहाँ पर दिया गया? बी पार्ट में दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 2010 के पूर्व कर्मचारियों की संख्या 640 थी तो 2010 में कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं 2010 के पहले पूछा गया है कि कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 640 थी और 35 2010 में देखेंगे तो 35 हुई। तो 35/640 × 100 करेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5.5 के लगभग आता है औसतन। तो 5.5% की वृद्धि हुई और जो कि इसमें दिया गया है बी पार्ट में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद अगर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं तो वर्ष 2015 में भर्ती हुए कर्मचारियों की संख्या 2014 की अपेक्षा 40% अधिक थी। 2015 में कितने कर्मचारी भर्ती हुए, ठीक है। तो 2015 में कर्मचारी किए गए भर्ती की बात कर रहा है, तो इसमें कितना है 2015 की अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है ये नहीं दिया गया। तो 2014 की बात करेंगे तो इसमें 2014 में कितना है 40, ठीक है। अब 40 का जो है दिया गया है कि भर्ती 2014 की अपेक्षा 40% थी, तो 40 का 140% हो जाएगा, ठीक है। 40% एक्स्ट्रा थी तो 140% निकालेंगे और बटे क्या कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो 2015 में कितना हो जाएगा 56, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसी ग्राफ के अनुसार सेम टू सेम है, तो आप लोग मैं इसका PDF दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।